स्लाइड आप लोगों को अब नजर आ रही है? यस सर। चले, अच्छा जी। पिछले 5 चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि डेटाबेस सर्वर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके कुछ मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और कुछ फाइल्स होती हैं हमारे पास। फिर हमने मेमोरी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो फाइल होती है वो पैरामीटर फाइल है, उसको डिस्कस किया था। फिर क्रिएट डेटाबेस का दो मेथड जो एग्जिस्ट करते हैं और जो डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस की कमांड है उसको हमने देखा था। स्टार्टअप के फेजेस, शटडाउन के फेजेस देखे थे, फिर उसमें हमने रिकवरी को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट क्रिएशन एक्टिविटीज़ की बात की थी कि कुछ स्क्रिप्ट हमने रन करने होते हैं जो हमारी मदद के लिए, ज़रूरत के लिए होते हैं, जो बाद में हमें मदद करते हैं बहुत सारे कामों के अंदर। अब नीचे वाली जो हमने फिजिकल फाइल्स थी उसमें से पैरामीटर फाइल पढ़ ली जिसमें से इंस्टेंस बना था। उसके बाद अब हम दूसरी फाइल जो पढ़ने लगे हैं वो है कंट्रोल फाइल। इसके बाद हमने डाटा फाइल्स पढ़नी है और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे चीज़ों को देखेंगे जब हम ये मेन कंपोनेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो मेंटेनिंग द कंट्रोल फाइल हमारे पास आ गई। ओके जी, रीड कर दे कोई भी। पहले 5 रोल नंबर्स मॉर्निंग के जो, उनमें से कोई रीड कर दे। जी, मॉर्निंग के फर्स्ट 5 रोल नंबर्स। जी जी। A small binary file defines current state of physical database, maintains integrity of database required at mount state during database startup to operate the database, linked to a single database, loss may require recovery, size initially by create database. वंस अगेन पहला जो पॉइंट है वही बहुत सारी बातों को क्लियर कर देता है। इट्स अ स्मॉल बाइनरी फाइल, इसका मतलब है कि ये सर्वर मेंटेन करता है, इसको यूज़र मेंटेन नहीं करता। ना हम इसको एडिट कर सकते हैं, ना हम इसको व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल फाइल वो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन कंटेन करती है जो डेटाबेस के चलने के लिए ज़रूरी है। ये डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि कितनी डाटा फाइल्स इसमें होंगी, वो डाटा फाइल्स किस लॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेट होंगी, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट बना होगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन किसमें होती है, कंट्रोल फाइल में। मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस, करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस को ये मेंटेन करती है, उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आने देती, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाती है। 2 जगहों पे ये रिक्वायर्ड होता है। जब हमने स्टार्टअप फेजेस देखे थे तो उसमें पहला था नो माउंट, माउंट और फिर स्टार्टअप था। तो शटडाउन से नो माउंट में आप आते हैं पैरामीटर फाइल को पढ़ के। पैरामीटर फाइल में एक और फाइल का एड्रेस होता है दैट इज नाउन एज अ कंट्रोल फाइल। आप फिर उस कंट्रोल फाइल को ओपन करते हैं। जब कंट्रोल फाइल ओपन होती है तो डेटाबेस नो माउंट से माउंट स्टेट पे आ जाती है। तो नो माउंट से माउंट पे आने के लिए कंट्रोल फाइल रिक्वायर्ड है। अगर कंट्रोल फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो डेटाबेस कभी भी माउंट स्टेट पे नहीं आएगी। उसके बाद डेटाबेस ऑपरेट करने के लिए, हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, कंट्रोल फाइल रिक्वायर्ड। लिंक टू अ सिंगल डेटाबेस, लॉस में रिक्वायर रिकवरी, साइज इनिशियली बाय क्रिएट डेटाबेस। अब अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस का साइज होगा शायद 1000 GB और उसमें है 100 फाइलें। तो इसमें हर फाइल का नाम, उसका साइज, उसका मिनिमम साइज, उसका मैक्सिमम साइज, उसका करंट साइज ये पड़ा होगा। अब ये इंफॉर्मेशन अगर हम एक फाइल की बात करें तो ये 1 किलोबाइट की होगी। तो अगर 1000 हैं तो इसका मतलब है 1000 किलोबाइट्स में कंट्रोल फाइल बन जाएगी। चले 2000 किलोबाइट्स और हो जाएंगी। तो अब 10,000 GB की डेटाबेस के लिए शायद 1 GB की हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, कंट्रोल फाइल। तो इट्स अ स्मॉल बाइनरी फाइल एज कम्पेयर टू अ डेटाबेस। डेटाबेस के से कंपेयर करें तो ये छोटी सी स्मॉल कंट्रोल फाइल है जो बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है और ये डेटाबेस की कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रोल नंबर 6 to 10 में कोई है तो वो पढ़ दे। जी यस। सर। A control file contains the following entries: database name and identifier, timestamp of database creation, table spaces name, names and location of data files and readlog files, current readlog file sequence number, checkpoint information,
begin and end of undo statements, redo archive information, and backup information. तो ये एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स उसने दी है जो इस अवेलेबल होती है हमारे पास कंट्रोल फाइल में से। इसमें से कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं, कुछ चीज़ें हमने आगे जाके पढ़नी है। टाइम स्टैम्प जनरली हम बोलते हैं उस पॉइंट इन टाइम को जिसके ऊपर वो काम हुआ होता है, बट जिस टाइम डेटाबेस क्रिएट होती है उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ होती है, इसमें अवेलेबल होती है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे इसमें क्या कुछ। मल्टीप्लेक्सिंग का कंट्रोल फाइल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म नहीं करनी होती, क्योंकि ये मेंटेन ही कौन करता है, सर्वर। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी जान छूट गई, इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हमने नहीं करनी। मगर एक वो कौन सी है कि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। मिनिमम कंट्रोल फाइल्स कितनी होंगी? 2। मैक्सिमम कितनी होंगी? 5। ये एड्रेसेस लिखे कहाँ जाने हैं? पैरामीटर फाइल के अंदर। ये लिखे कहाँ जाने हैं? पैरामीटर फाइल के अंदर। वंस अगेन यहाँ पे जो एड्रेसेस ऊपर उसने दिए हैं डॉलर होम के साथ, ये उसने दिए हैं आपको लिनक्स के एड्रेसेस। जब हम विंडोज के अंदर इसे बनाएंगे तो C कॉलन और D कॉलन करके हम इसके एड्रेस दे देंगे। रिकमेंडेशन क्या है कि आपके पास कंट्रोल फाइल की 2 कॉपीज एक डिस्क पे ना हो, ये एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिस्कों के ऊपर अवेलेबल हो, ताकि अगर कभी एक डिस्क क्रैश भी हो जाए तो स्टिल सारा डाटा कहाँ अवेलेबल हो? दूसरी डिस्क के ऊपर अवेलेबल हो। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? इसे हम मिरर इमेज कहते हैं कि 2 फाइल्स हैं, वो लाइव फाइल्स हैं और वो एट अ सेम टाइम चल रही हैं। जो चेंजेस हो रही है वो दोनों में हो रही है। एडवांटेज क्या? एडवांटेज है जी, इसको बताया था आप लोगों को। मल्टीपल कॉपीज होने का एडवांटेज क्या है सर? जी? रिकवरी में मदद होती है। रिलायबिलिटी। नो रिकवरी का कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या रिलायबिलिटी बढ़ती है। देखो, एक कॉपी किसी वजह से डाउन होगी, स्टिल दूसरी कॉपी से हम काम करते रहेंगे। 5 कॉपीज हैं अगर, तो फिर तो 4 कॉपीज भी डाउन हो जाएंगी, तो एक कॉपी आखिरी से भी हम काम करते रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा कॉपीज हो जाएंगी उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी। सिस्टम में क्या चीज़ इंक्रीज होती है? रिलायबिलिटी। नुकसान क्या है इसका? एफिशिएंसी कम हो जाती है। Efficient. बिल्कुल, एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा जी, अब कंट्रोल फाइल में हमने फाइल को ही मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। बनाने के लिए ये तरीका कार सामने पड़ा है। अब कंट्रोल फाइल क्योंकि पैरामीटर फाइल में अपडेट करने हैं इसके एड्रेसेस, तो पैरामीटर फाइल 2 तरह की होती है, एक P फाइल होती है, दूसरी SP फाइल होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग द कंट्रोल फाइल व्हेन यूजिंग SP फाइल, तो पहले SP फाइल के साथ हम इसको कर लेंगे, फिर P फाइल के साथ। एक जैसी कमांड है, थोड़ा सा फर्क है। आल्टर द SP फाइल। SP फाइल कैसी फाइल हुआ करती थी, कोई बता देगा मुझे? जी, सर बाइनरी फाइल। हाँ, एसपी फाइल जो है वो बाइनरी फाइल है। अगर बाइनरी फाइल है तो इसका मतलब है कि इस फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। हाँ, हम सर्वर को कोई कमांड दे सकते हैं जो इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कमांड क्या है? आल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल फाइल्स। तो आल्टर सिस्टम सेट, और आल्टर सिस्टम वो कमांड है जो पैरामीटर फाइल के किसी भी पैरामीटर को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होनी है। तो आल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल फाइल, आगे जो एड्रेसेस हम देना चाहते हैं वो एड्रेसेस हम दे देंगे। स्कोप इज इक्वल टू एसपी फाइल हो गया। ESP फाइल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। शट डाउन द डेटाबेस, डेटाबेस को बंद करें। क्रिएट एडिशनल कंट्रोल फाइल्स। अब जो नए एड्रेसेस ऐड किए हैं आपने अपनी SP फाइल के अंदर, उन एड्रेसेस के अंदर जाके कंट्रोल फाइल की कॉपी भी रखें। कंट्रोल फाइल की कॉपी रखने से पहले डेटाबेस को शट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर डेटाबेस चल रही होगी तो कंट्रोल फाइल्स इन यूज़ होंगी। अगर कंट्रोल फाइल्स इन यूज़ हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी नहीं किया जा सकता। तो पहले हमने एड्रेसेस ऐड कर दिए, यानी पॉइंटर्स बना दिए। कहाँ पे? पैरामीटर फाइल में। फिर डेटाबेस को शट डाउन किया और उन पॉइंटर्स वाली जगहों पे जो हमने नए पॉइंटर्स या एड्रेसेस ऐड किए हैं, वहाँ पे जाके अपनी पुरानी फाइल कंट्रोल फाइल को क्या किया? कॉपी कर दिया। दोबारा स्टार्ट करेंगे तो अब पैरामीटर फाइल में एक की जगह से 2 या 2 की जगह 4 क्या मिलेंगी? कंट्रोल फाइल के एड्रेसेस मिलेंगे। वो उन चारों एड्रेसेस पे जाएगा तो वहाँ पे कंट्रोल फाइल भी अवेलेबल होगी और वो दोबारा से उसको लेके काम करना शुरू कर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी, क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अगर
कंट्रोल फाइल्स हमारी 5 होंगी, मैक्सिमम होंगी, तो हमारा वो डाटा 5 फाइल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा उसका, आपकी आवाज कि बहुत जो ज्यादा गूंज रही है। 5 जगह स्टोर होगा डाटा। अगर हाँ, हाँ जी, 5 चार जगह। फाइलें क्रैश हो जाती तो एक फाइल के पास से। जी जी, 5 जगह होगा हमारा डाटा स्टोर। कौन सा डाटा स्टोर? कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन। हम यूजर डाटा की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम डेटाबेस की कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन की, मेटा डाटा रिलेटेड डाटा की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो कितनी जगह कॉपीज इसकी एग्जिस्ट करेंगी, कर सकती हैं 5। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2। यानी डीबीएमएस कहते हैं कि रिलायबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 तो जरूर रखो, और अगर ज्यादा करनी है तो वो 5 तक बढ़ाने की ऑप्शन आपको देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग द कंट्रोल फाइल व्हेन यूजिंग अ पी फाइल। पी फाइल कैसी फाइल थी? सर टेक्स्ट फाइल। जी, सर टेक्स्ट फाइल। बिल्कुल टेक्स्ट फाइल है, तो इसका मतलब है इसको तो हम खुद ही एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डाटाबेस को शट डाउन किया, कॉपी की नए एड्रेसेस के ऊपर कंट्रोल फाइल्स को, और फिर एडिट करके कंट्रोल फाइल के एड्रेसेस कहाँ पे लिख दिए आपने? पैरामीटर फाइल। अब ये स्टेप नंबर 2 पहले कर लो या 3 पहले कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी फाइल के केस में इस सीक्वेंस का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि शट डाउन किए बगैर कॉपी होना मुमकिन नहीं। और उसके बाद डेटाबेस को स्टार्ट कर दो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटाबेस को शट डाउन करेंगे, फाइल्स को कॉपी करेंगे जिन लोकेशंस पे कॉपी करनी है, नई लोकेशंस, फिर उन नई लोकेशंस के एड्रेसेस कहाँ पे एडिट कर ऐड कर देंगे? कंट्रोल फाइल के पैरामीटर फाइल के अंदर। उसके बाद डेटाबेस को क्या कर देंगे? स्टार्ट। इसमें कोई इशू? जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। OMF क्रिएटेड मैनेज फाइल्स का हमारे पास पैरामीटर था, जिसमें दो एड्रेसेस हम देते थे पैरामीटर फाइल के अंदर। एक डेटाबेस फाइल्स के लिए, और 2 से 5 एड्रेसेस किसके लिए हम देते थे? कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स के लिए। OMF created if the control files parameter is not specified. Locations are defined by db create online log destination n stands for number, और इसमें 1 2 3 4 5 करके 5 एड्रेसेस दिए जा सकते थे। नेम्स आर यूनिकली जनरेटेड एंड डिस्प्लेड इन alter SID। अब जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, उस लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि हमारे पास कुछ व्यूज हम बाद में क्रिएट करेंगे, जो डाटा डिक्शनरी व्यूज होंगे, जो यूजर अपने इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। और कुछ करंट इंफॉर्मेशन यानी ट्यूनिंग के लिए व्यूज अवेलेबल हैं, जिनको हम वर्चुअल व्यूज बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं? $, से नजर आते हैं। तो अब जब भी आपने कंट्रोल फाइल की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो आपके पास $, कंट्रोल फाइल, $, पैरामीटर फाइल, $, कंट्रोल फाइल रिकॉर्ड, ये तीनों हो गए वर्चुअल व्यूज, जिनको हम क्या कह रहे थे? ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस व्यूज। और शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल, ये आपके पास हो गया डाटा डिक्शनरी का व्यू। इन चारों में से कंट्रोल फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो हमेशा मिल जाएगी। तो अब हर चैप्टर के एंड के अंदर जहां से उन ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, वो वाले सोर्सेज भी वो हमें बताता रहेगा, ताकि कल को अगर हम काम कर रहे हो और हमें कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हमें सोर्स ढूंढने में मुश्किल ना हो। चलें जी, इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस है तो पहले वो कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं जनाब? जी सर। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा जी, यूजिंग रीडू लॉग फाइल्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी ये। अब पैरामीटर फाइल, कंट्रोल फाइल के बाद तीसरी फाइल जो हम पढ़ने लगे हैं वो है रीडू लॉग फाइल। रीडू लॉग फाइल्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड टू डाटा, provide a recovery mechanism, can be organized into groups, at least 2 groups required। ये देखें, ये हमारे पास इस डायग्राम में सारी बात एक्सप्लेन हो जाएगी। फिर एक दफ़ा हम याद कर लें, रीडू लॉग फाइल्स में हमारे पास क्या आ जाती थी? अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसको हम बोल रहे थे कि डेटी डाटा। जितना भी डेटी डाटा होता है वो किस में जाता है? रीडू लॉग फाइल्स के। अब रीडू लॉग फाइल्स के अंदर 6 यहाँ पे फाइलें पड़ी हैं जिसको वो मेंबर पैर बोल रहा है, ठीक है जी। 3 फाइलें डिस्क 1 पे पड़ी हैं, 3 फाइलें डिस्क 2 पे पड़ी हैं। उसने 2-2 फाइलों का लॉजिकल ग्रुप बना दिया जिसको वो रीडू लॉग ग्रुप बोल रहा है। ये 2 फाइलों का भी हो सकता है, 3 फाइलों का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। अब अगर आप हर ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में 2 मेंबर हैं और दोनों मेंबर अलग-अलग डिस्क में हैं। यही एडवांटेज है किसका? रीडू लॉग फाइल्स का, मल्टीप्लेक्स करने का। कि रीडू लॉग फाइल्स में जब भी आप डाटा रखेंगे तो 2 जगह पे रखें। अगर एक मेंबर ड्रॉप हो भी जाएगा, एक डिस्क ड्रॉप हो भी जाएगी, तो स्टिल सारा डाटा दूसरी डिस्क और दूसरे मेंबर्स पर से आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो इसका मतलब है इससे भी रिलायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है और बाद में आप तो अब रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं तो ज़्यादा सहूलत है। मैं कहता हूँ मेरे पास हर मेंबर का साइज है 10 MB, क्योंकि एक दूसरे की कॉपीज के तौर पर चलने तो इनके सबका साइज सेम ही रखना मुनासिब होता है। ग्रुप 1 का में मैंने 10 MB डाटे की ट्रांजेक्शन जब ऐड कर दी तो ग्रुप 1 में जगह ख़त्म होगी। अब 10 MB का मतलब है कि 10 MB ग्रुप 1 के पहले मेंबर पे भी लिखा जाएगा, दूसरे पे भी लिखा जाएगा, और टोटल डाटा इसमें कितना आएगा दोनों मेंबर्स में? 10 MB। 10 MB की 2 कॉपीज आ गई हमारे पास। अब 10 MB के बाद 11वां MB जब हमारे पास डाटी डाटा आएगा तो ग्रुप 1 में तो जगह नहीं है, तो हम राइटिंग जो है ग्रुप 1 से उठा के ले जाएंगे ग्रुप 2 के ऊपर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम ग्रुप 1 से राइटिंग को स्विच करवा देंगे ग्रुप 2 के ऊपर। इसको लॉक स्विच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉक स्विच। जब भी लॉक स्विच अकर होगा साथ ही एक लॉक सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा। जब ग्रुप 2 बढ़ जाएगा, उसमें कोई जगह नहीं बचेगी, उसमें फुल हो जाएगा इंफॉर्मेशन से, उसमें भी फॉर एग्जांपल 10 MB आ गया, तो फिर राइटिंग को स्विच करवा देंगे थर्ड ग्रुप के ऊपर। फिर के इस इवेंट का नाम क्या होगा? लॉक स्विच। ये वाला इवेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा हमारे पास क्या आएगा? एक नंबर जनरेट होगा जिसको लॉक सीक्वेंस नंबर कहेंगे। ग्रुप 3 जब भर जाएगा और अब आगे कोई नया ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो फिर हम दोबारा किस पे जाके ओवरराइट करवा देंगे ग्रुप 1 के ऊपर। वंस अगेन ग्रुप 3 से राइटिंग को स्विच करवा दिया हमने किस पे? ग्रुप 1 के ऊपर। इसको हम बोलेंगे क्या? लॉक स्विच। वंस अगेन क्या जनरेट होगा? लॉक सीक्वेंस नंबर। ग्रुप 1 दोबारा जब फिल हो जाएगा तो दोबारा हमने किस में आ जाना है? ग्रुप 2 में। इसका मतलब है रीडू लॉग फाइल्स साइक्लिक फैशन में काम करेंगी। ये घूमती रहेंगी, हर दफा एक दूसरे को ओवरराइट करेंगी और ये काम चलता रहेगा। ये काम क्या होगा? चलता रहेगा। सो पहली बात, रीडू लॉग फाइल्स वर्क्स इन अ साइक्लिक फैशन। साइक्लिक फैशन में वो काम करती हैं। एक ग्रुप भर जाता है तो दूसरे ग्रुप के ऊपर राइटिंग चली जाती है। इवेंट का नाम क्या है? लॉक स्विच। जब भी लॉक स्विच चक्कर होगा तो क्या जनरेट होगा? लॉक सीक्वेंस नंबर, और ये जनरेट होता रहेगा। लाइक पहली दफा ग्रुप 1 पे लिख रहे थे तो लॉक सीक्वेंस नंबर था 1, दूसरे पे लिख रहे थे तो 2, तीसरे पे लिख रहे थे तो लॉक स्विच नंबर 3 था, तीसरे से राइटिंग जब दोबारा पहले पे स्विच हुई तो लॉक सीक्वेंस नंबर हो गया 4, जो फिर दोबारा सेकंड ग्रुप पे जाएगी तो 5, फिर थर्ड पे जाएगी तो 6, फिर 7, 8, 9, 10, इस तरह लॉक सीक्वेंस नंबर इंक्रीज होता जाएगा। अब आप मुझे बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर हम आगे बात करें। सब समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन नहीं है?
रिट्रीव होगा, फिर 2 से फिर 1 से। डाटा रिट्रीवल का इससे क्या ताल्लुक आ गया बेटा? सर मतलब डाटा रिट्रीव नहीं, यानी कि मतलब हम डाटा गेट कर रहे हैं इसमें से। तो सर हमने डाटा गेट कभी नहीं करना है इसमें, ये सिर्फ रिकवरी के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से जब हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट देनी है तो रीडू लॉग फाइल में से कभी डाटा नहीं आना। ये तो रिकवरी प्रोसीजर के लिए हम रख रहे हैं, हमें डाटा हमेशा डाटा फाइल में से मिलना है। सर मतलब जब इसका डाटा हमने डाटा फाइल्स के अंदर रखवाना है तो वो सीक्वेंस में पूछिए। वो सीक्वेंस तो हमने रिकवरी में पढ़ नहीं लिया था कि जब हमारे पास रिकवरी रिक्वायर्ड होगी तो एसमोन का प्रोसीजर क्या करेगा, रीडू लॉग फाइल में से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखेगा, जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग मौजूद होंगे उनका न्यू इमेज उठाएगा और वो न्यू इमेज जाके कहाँ कॉपी कर देगा, डाटा फाइल्स में। इस प्रोसीजर का नाम था रोल फॉरवर्ड और ये इंश्योर करता था कि तमाम कमिटेड डाटा किस में हो, डाटा फाइल में। जी सर क्लियर है। चलें, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछिए। अच्छा चलें, ये अब हमने प्रोसीजर देखा, पहली स्लाइड को दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। Record all changes made to data, provide a recovery mechanism, can be organized into groups, at least 2 groups required। क्योंकि लॉक स्विच 2 ग्रुप्स के बगैर नहीं हो सकता तो मिनिमम 2 ग्रुप होने चाहिए और हर ग्रुप में एटलीस्ट एक मेंबर तो होगा, क्योंकि सिर्फ लॉजिकल से काम नहीं चलता है, एक फिजिकल मेंबर होना दरमियान में क्या है, जरूरी। redo log files are used in a cyclic fashion, देख लिया हमने। When a redo log file is full, log writer will move to the next log group called a log switch. Checkpoint also occurs. Information returned to the control file. वो कहते हैं कि जब भी लॉक स्विच अकर होगा साथ ही चेक पॉइंट भी अकर होगा। चेक पॉइंट कौन से 3 काम करता था वो याद करवा दो मुझे। इट सिग्नल देता है डीबी राइटर को कि वो डाटाबेस बफर कैशे से डाटा फाइल्स में लिखवा है। उसके अलावा चेक पॉइंट जनरेट होता है और चेक पॉइंट नंबर कंट्रोल फाइल और डाटा फाइल के हेडर में अपडेट कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल। समटाइम्स ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास ग्रुप 1 का 2 मेंबर ठीक काम कर रहे थे, ग्रुप 2 का 1 मेंबर ठीक राइटिंग नहीं कर रहा, उसकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो गई है या जिस जगह पे वो लिखवा रहा था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें? तो ऐसे केस के अंदर वहाँ पे राइटिंग नहीं हो रही होगी, अगर वहाँ पे राइटिंग नहीं होगी तो जब तक वो ग्रुप फिल नहीं होता आप अगले ग्रुप में जा नहीं सकते। वो ग्रुप फिल हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे राइटिंग नहीं हो रही। अगर वहाँ पे राइटिंग नहीं हो रही तो रीडू लॉग बफर में नया डाटा नहीं आएगा। रीडू लॉग बफर में अगर नया डाटा नहीं आ रहा तो पीछे से डाटाबेस बफर कैशे फुल हो जाएगा। जब डाटाबेस बफर कैशे फुल हो जाएगा तो इसका मतलब है आप फर्दर कोई नई क्यूरी एग्जीक्यूट ही नहीं करवा सकते। तो ऐसे केसेस में जब आपको प्रॉब्लम नजर आए कि यार इस ग्रुप में तो राइटिंग ही नहीं हो रही है, ठीक काम नहीं कर रहा, तो अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल की कमांड देंगे तो वो बाय फोर्स राइटिंग को स्विच करवा देगा जो भी नेक्स्ट अवेलेबल ग्रुप होगा उसके ऊपर, और आपका सर्कल जो है कभी भी क्या नहीं होगा, स्टक नहीं होगा। इसी तरह अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट की कमांड है। अगर आप बहुत सारे केसेस के अंदर चेक पॉइंट परफॉर्म होता है, फॉर लॉक स्विच अगर हो तो चेक पॉइंट परफॉर्म होता है, कोई डीडीएल कमांड आप परफॉर्म करते हैं तब चेक पॉइंट अकर होता है, डाटाबेस बफर कैशे फिल हो जाए तब चेक पॉइंट अकर होता है, बहुत सारे केसेस में चेक पॉइंट अकर होता है। और इसके अलावा अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट की कमांड से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दरमियान वाला पैरामीटर मैंने छोड़ दिया था, उसको मैं अब बोलता हूँ। फास्ट स्टार्ट MTTR टारगेट, इसे हम बोलते हैं फास्ट स्टार्ट मीन टाइम टू रिकवर टारगेट। मीन टाइम टू रिकवर का मतलब ये है कि अगर डाटाबेस क्रैश हो जाए तो हम उससे कितनी देर में रिकवर करेंगे। वो कहते हैं इस पैरामीटर में अगर मैं 600 मिली सेकेंड, चले 60 सेकेंड दे देता हूँ तो डाटाबेस 60 सेकेंड के अंदर रिकवर हो जाएगी। ये पैरामीटर ऐसा क्या जादू करता होगा कि जो टाइम हम इसमें दे देते हैं उतनी देर में डाटाबेस रिकवर होना कंफर्म है। आप मुझे बता दें ये वाला पैरामीटर ऐसी बैक एंड पे क्या सेटिंग करता है कि जो टाइम इसमें बताया जाता है उसके मुताबिक डाटाबेस रिकवर कर ली जाती है। कोई मुझे थोड़ा सोच के बताए। आसान बात है, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों ने सोच के बताना। सर रीडू लॉग फाइल से डाटा
सेव ला के सेव कर देता है। डाटा तो आनी रीडू लॉग फाइल से, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन टाइम कैसे कंफर्म करता है? जी जी, चेक पॉइंट कोई नंबर देगा। एक्चुअली ये चेक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता है और उसी को डिटरमिन करके अकॉर्डिंगली सेट कर लेता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं कहता हूं कि करंट रिसोर्सेज के साथ मेरे पास 60 सेकंड के अंदर 5 MB डाटा जो है वो रिकवर हो सकता है। मैं 5 MB डाटे का रीड एंड राइट 60 सेकंड में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं अपने चेक पॉइंट को 5 MB पे क्या करूँगा, सेट कर दूंगा कि 5 MB से पहले भी चेक पॉइंट अकर हो सकता है, लेकिन जब भी 5 MB डाटा हो जाएगा तो 5 MB से ज़्यादा डाटा डर्टी होने ही नहीं देना। जब 5 MB डाटा डर्टी हो जाए, साथ ही क्या आकर कर देना चेक पॉइंट, तो वो 5 MB कहाँ लिखवा दिया जाएगा? डाटा फाइल्स के अंदर। इसका मतलब है 2 चेक पॉइंट्स के दरमियान मैक्सिमम डाटा जो डर्टी होगा वो कितना होगा? 5 MB। तो इसका मतलब है 2 चेक पॉइंट्स के दरमियान अगर कभी फेलियर अकर हो जाता है तो मैक्सिमम डाटा जो रिकवर करना पड़ सकता है वो 5 MB से ज़्यादा कभी नहीं रिकवर करना पड़ता। और ये हमें पता है कि 5 MB हम 60 सेकंड के अंदर क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं। तो फास्ट स्टार्ट MTT या टारगेट का पैरामीटर क्या करता है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ चेक पॉइंट्स को एडजस्ट कर देता है। जितना डाटा हम उस टाइम इंटरवल के अंदर रिकवर कर सकते हैं वो उस हर उतने डाटा लिमिट के बाद क्या करता है? चेक पॉइंट अकर कर देता है। इस तरह हम टाइम को क्या कर लेते हैं? अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई है ये वाली? जी, सर एक दफा दोबारा बता दें। दोबारा रिपीट रिपीट कर। कर। फास्ट स्टार्ट MTT या टारगेट जो है ये क्या करता है? ये चेक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेता है। मैं कहता हूँ यार 1 मिनट के अंदर डाटा रिकवर होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर रिकवरी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कहता है ठीक है। वो चेक करते हैं 1 MB में हम कितना डाटा रिकवर कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 MB डाटा रिकवर कर लेते हैं। तो वो कहते हैं हर 5 MB के बाद चेक पॉइंट अकर होगा। इसका मतलब है मैक्सिमम कभी भी 5 MB से ज़्यादा डाटा आपके पास डर्टी होगा ही नहीं। और 5 MB डाटा जो है वो हम 1 मिनट के अंदर क्या करते हैं? रिकवर कर लेते हैं। इसका मतलब है जब भी डाटाबेस क्रैश होगी तो मैक्सिमम डाटा जो रिकवर करने वाला होगा वो कितना होगा? 5 MB। तो वो 5 MB हम 1 मिनट में रिकवर कर लेंगे। तो फास्ट स्टार्ट MTT या टारगेट से हम रिकवरी टाइम को अचीव कर लेते हैं, जो हम यहाँ पे बताते हैं बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेक पॉइंट। ये बात समझ आती है जी हमें? चलें, इसको आपने रिकॉर्डिंग आपके पास होगी या इसको आपने दोबारा सुनना है, ये समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, कंट्रोल फाइल की कितनी एक्टिविटीज थी मेंटेनेंस की जो हमने परफॉर्म करनी थी? स्पीकअप जी। 3 एक्टिविटीज। अच्छा जी, रीडू लॉक वहां पे सिर्फ एक एक्टिविटी थी कि हम फाइल को मल्टीप्लेक्स कर सकते थे। अब मल्टीप्लेक्स हो सकता है वो P फाइल से करें, SP फाइल से करें, लेकिन कंट्रोल फाइल को एक ही एक्टिविटी है जो कर सकते हैं, वो क्या है? मल्टीप्लेक्स कर। यहाँ पे हमारे पास 4-5 एक्टिविटीज हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने परफॉर्म करनी है। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप 3। इस कमांड से क्या होगा? आपके पास एक नया ग्रुप ऐड हो जाएगा और जो एड्रेसेस आप देंगे उन एड्रेसेस पर उसके मेंबर बन जाएंगे और उनका साइज आप 1 MB बता देंगे।
इसका मतलब है आप नया ग्रुप अपने ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के अंदर एक एक नया मेंबर ऐड कर सकते हैं। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर, वंस अगेन नीचे लिनक्स के एड्रेसेस हैं, हम लोग अगर विंडोज में बनाएंगे तो विंडोज के एड्रेसेस दे देंगे। तो कौन सी फाइल कौन से ग्रुप को एलोकेट करनी है, नीचे ग्रुप का नाम बता दिया। यहाँ पे हमने साइज नहीं बताया, क्योंकि नए मेंबर्स का वही साइज होगा जो पुराने मेंबर्स का होगा, क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपीज होनी है, तो वो साइज फर्क होना मुमकिन नहीं है। तो पहला काम क्या है, नया ग्रुप ऐड हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, नया मेंबर ऐड हो सकता है। अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल ग्रुप 3, जैसे नया ग्रुप ऐड हो सकता है उसी तरह नया ग्रुप ड्रॉप भी हो सकता है, पुराना ग्रुप भी ड्रॉप हो सकता है। लेकिन जोन सा ग्रुप ड्रॉप होने जा रहा है उसके लिए कंडीशन क्या है, इट शुड नॉट बी अमंग लास्ट 2 ग्रुप्स ऑफ द डेटाबेस। एटलीस्ट 2 ग्रुप्स होने जरूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये। तो अगर 2 ग्रुप ही होंगे तो उनमें से किसी को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। 3 होंगे तो फिर एक को ड्रॉप किया जा सकता है, 5 हैं तो 3 को ड्रॉप किया जा सकता है, 4 हैं तो 2 को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन लास्ट 2 ग्रुप्स को ड्रॉप करना मुमकिन नहीं। अगर मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं और मैं उनमें से किसी एक को ड्रॉप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? जी फिर पहले एक और तो ग्रुप बनाएंगे। हाँ, पहले हम एक नया ग्रुप ऐड कर लेंगे, फिर एग्जिस्टिंग 2 में से किसी जिसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। चलें एक और बात, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास ग्रुप 2 के ऊपर राइटिंग नहीं हो रही और 2 ही ग्रुप हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे, जी कोई बताया आप में सर? मैंने क्या, मेरे पास आखिरी 2 ग्रुप हैं और उसमें से ग्रुप 2 जो है उसके ऊपर राइटिंग मुमकिन नहीं, कोई हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करूं? तो पहले वाली पे ओवरराइट कर दें। सबसे पहले मैं करूंगा आल्टर सिस्टम लॉक स्विच, पहले नया ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद आल्टर सिस्टम लॉक स्विच करके राइटिंग को किसके ऊपर स्विच करवाऊंगा, नए ग्रुप 3 के ऊपर। उसके बाद ग्रुप 2 को क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा सीक्वेंस ठीक चलता रहेगा। सो आखिरी 2 ग्रुप में से एक ग्रुप के ऊपर मसला आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, नया ग्रुप क्रिएट कर लेना है। आल्टर सिस्टम स्विच की कमांड से उसको क्या करना है, राइटिंग को नेक्स्ट ग्रुप पे शिफ्ट करवाना है। फिर जिस पे प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम को, उस वाले ग्रुप को क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। अच्छा जी, अल्टर डेटाबेस डॉट ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास लॉग फाइल मेंबर का ग्रुप का आपके पास आया है, इसमें मुझे ये बताएंगे आप लोग के कौन सा मेंबर है जिसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता? हसन चट्ठा है यहाँ पे? जी सर। हसन चट्ठा, हसन बताओ, कौन अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर, तो एक मेंबर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मेंबर ऐड किया जा सकता है वैसे मेंबर ड्रॉप भी किया जा सकता है। कौन से मेंबर को ड्रॉप नहीं किया जा सकता? जी नहीं कोई सर, और आइडिया नहीं बताएगा? है। कोई और बता दे, बड़ी आसान सी बात है। अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर्स जब हम करेंगे तो ग्रुप में से वो मेंबर ड्रॉप हो जाएगा जिसका एड्रेस हम मेंशन करेंगे। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर आखिरी मेंबर है तो आखिरी मेंबर को ड्रॉप करना मुमकिन नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप्स होने चाहिए और हर ग्रुप में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए। तो आखिरी 2 ग्रुप्स में से किसी ग्रुप को भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता,
और किसी ग्रुप में अगर एक ही मेंबर बचे तो उस मेंबर को भी ड्रॉप करना मुमकिन नहीं है। वंस अगेन, अगर हमने आखिरी मेंबर को ड्रॉप करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर एक और मेंबर बनाएंगे, उसके बाद पहले वाले को डिलीट कर देंगे। हाँ, पहले हम एक नया मेंबर ऐड कर लेंगे और फिर पुराने वाले को क्या करेंगे? ड्रॉप कर लेंगे। रीलोकेट और रीनेम करने की कमांड है हमारे पास, अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल। देखते हैं हम इसको भी कैसे करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी? डिड इट रन? नो सर, नो सर। जी, किसी को लगता है कि करेगी तो वो बताए। कर जाएगी सर, आपने कहा था एक मेंबर। बिल्कुल, ये ऐसी बात है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि जी क्या नाम है, मोटरसाइकिल लेट के चलाई जा सकती है? सर वो मोटरसाइकिल प्रोफेशनल हैं। सर चलाई तो जा सकती है मोटरसाइकिल लेकिन के ऊपर चलाने नहीं लेट के चाहिए। चलाया जा सकता है मोटरसाइकिल को? सर उसमें आगे टकराने का भी खदशा होता है। सर चलाई जा सकती है लेकिन चलाना नहीं चाहिए, बात ये है। एग्जैक्टली, चलाई जा सकती है पर चलानी नहीं चाहिए। तो यही इस कॉन्फ़िगरेशन के मुतालिक भी है कि इट वर्क्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप होने चाहिए हैं, हर ग्रुप में एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए, वो भी है। तो इसका मतलब है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, ये काम करेगी। मगर ये बड़ी ही बुरी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम 3 हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं और 0 मल्टीप्लेक्सिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? डिस्क 1 के ऊपर ग्रुप 1 के दोनों मेंबर्स ही मौजूद हैं। इसका मतलब है डिस्क 1 अगर क्रैश होगी तो दोनों मेंबर ही चले गए, तो कोई इस मल्टीप्लेक्सिंग का मैं क्या फ़ायदा? सेम, ग्रुप 2 के दोनों मेंबर्स डिस्क 2 पे हैं, वो क्रैश होगी, उसका भी सारा डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लेक्सिंग कर भी रहे हैं और एडवांटेज भी कोई अचीव नहीं कर रहे। तो नो रिलायबिलिटी है, हालांकि हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है कि वहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की हुई, और ग्रुप 3 का डाटा है वो कम इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग नहीं की? तो ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये किसी रूल को वायलेट नहीं कर रही डायग्राम, लेकिन ऐसी डायग्राम बनाने का कभी भी कोई जवाज नहीं है। आपने कभी भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग नहीं करनी। इट वर्क्स, ये वाली डायग्राम काम करेगी, लेकिन ऐसा काम कभी हमने करना नहीं। ठीक है, हमने हमेशा अक्रॉस द डिस्क मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। एक ही डिस्क पे कॉपीज रखते जाएंगे तो उसका कोई मल्टीप्लेक्सिंग का एडवांटेज नहीं है, वो हम बर्डन ही ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट डिस्क पे हमने क्या करना है, अक्रॉस द डिस्क हमने मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करनी है, और उससे हमारी ओवरऑल रिलायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बात समझ आती है आप लोगों को? Yes, जी, ये sir. बात समझ। तो बात फिर वही है कि मोटरसाइकिल खड़े होकर लेट के चलाई जा सकती है, लेकिन कभी भी चलानी चाहिए नहीं। ये गलत तरीक़ेकार है और इसका हमें एडवांटेज कोई नहीं है, डिसएडवांटेज ही है। वंस अगेन, वो एक तो हमें बताता है कि मैनुअल अगर आप काम कर रही हैं, फिर वो कहता है कि अगर आपने OMF की सेटिंग की हुई है तो फिर DB क्रिएट ऑनलाइन डेस्टिनेशन 1 डेस्टिनेशन 2 है। अब वो कहता है कि अगर आपने इसमें मेंबर ऐड करना है तो अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल करें, मेंबर के एड्रेसेस वो खुद ही वहाँ पे ऐड कर देगा। ड्रॉपिंग का ग्रुप करना है, अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल ग्रुप 3, वो खुद ही ग्रुप को क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। हमें अलहदा से एड्रेसेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर पैरामीटर फाइल में हम OMF के पैरामीटर्स को सेट कर रहे हैं। Obtaining group and member information about a group and its members can be obtained by querying the following views: $log और $log file, उसने 2 मेंशन किए। चलें जी, आर्काइव फाइल्स को कोई पढ़ दो मुझे। आफ्टरनून के फर्स्ट 10 रोल नंबर्स में से कोई पढ़ दे। Archive log files. Filled online read to log files can be archived. There are two advantages in running the database in archive log mode and archiving read to log files. Recovery. A database backup together with online and archive read to log files
can guarantee recovery of all committed transactions backup. This can be performed while the database is open. By default, database is created in no archive log mode. लास्ट 10 रोल नंबर्स जो हैं आफ्टरनून के, उसमें से कोई पढ़ दे। आखिरी 10 Accomplished जी जी शुभ। accomplished automatically by ARCN, accomplished manually through SQL statements. When successful achieved, archived, an entry in the control file is made. Records, archive, log name, log sequence number, and high and low system change number. Filled redo log file cannot be reused until a checkpoint has taken place, file has been archived by ARCN, can be multiplexed, maintained by database administrator, DBA. ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारे पास जो एक्सटर्नल फाइल्स थी, उन एक्सटर्नल फाइल्स में से आर्काइव फाइल भी एक फाइल थी। हमने देखा रीडू लॉग फाइल जो है वो सर्कुलर फैशन में काम करती है और ओवरराइट होती है। दो मोड हैं डेटाबेस के, आर्काइव मोड और नो आर्काइव मोड। आर्काइव मोड ज्यादा रिलायबल होता है, उसमें पॉइंट इन टाइम रिकवरी मुमकिन होती है। वो क्या होती है अभी हम उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं रीडू लॉग फाइल जब फिल हो जाएगी और अगले पे चली जाएगी, उसके बाद अगले पे आएगी और दोबारा आके ओवरराइट होने लगेगी, तो ओवरराइट होने से पहले उसकी कॉपी उठा के हमने कहाँ पे रखवानी है? आर्काइव में। इसका मतलब है अगर डेटाबेस नो आर्काइव मोड में चल रही है फिर तो आर्काइव फाइल है ही नहीं। अगर आर्काइव मोड में चल रही है तो हर रीडू लॉग ग्रुप ओवरराइट होने से पहले अपनी कॉपी कहाँ पे रखवाएगा? आर्काइव फाइल्स में। इसका मतलब है आर्काइव फाइल्स में रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री का मतलब है हर नई ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होगी? आर्काइव फाइल। इसका एडवांटेज क्या होता है? मैं कहता हूं मैं डेटाबेस का बैकअप लेता हूं हर यकम को, और उसके बाद लेता हूं 10 को, फिर 20 को, और फिर दोबारा यकम को। हर 10 दिन के बाद बैकअप ले रहा हूं। मैं यकम को डेटाबेस का बैकअप लेता हूं और डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में चल रही है और 6 तारीख को डेटाबेस क्रैश हो जाती है। अब मैं डेटाबेस को रिकवर करूंगा तो सिर्फ यकम तक का डाटा रिकवर होगा, यकम से 6 तक का डाटा जाया हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई कॉपी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कहता हूँ नहीं यार ये डाटा मैंने जाया नहीं होने देना, मैं कहता हूँ अच्छा फिर डेटाबेस को आर्काइव मोड में चलो। इसका एडवांटेज क्या होगा? यकम तक का डाटे का बैकअप तो मेरे पास पड़ा हुआ है। यकम से लेके 10 तक का जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन ट्रांजैक्शन की कॉपी कहाँ पे पड़ी होगी? आर्काइव फाइल्स में। अब अगर 6 तारीख को डाटा मेरे पास क्या हो जाता है, डेटाबेस क्रैश हो जाती है, तो यकम तक का डाटा मैं बैकअप से रिकवर कर लूंगा और यकम से 6 तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो कहां से उठा लूंगा? आर्काइव फाइल से। तो मैंने 6 तक का सारा डाटा रिकवर कर लिया जो क्या था? कमिटेड डाटा था। मैंने यकम से 6 तक का डाटा, कमिटेड डाटा कहां से उठा लिया? आर्काइव फाइल से। और यकम तक का कहां से उठा लिया? बैकअप से जो मैंने रखा हुआ था। तो बैकअप प्लस आर्काइव फाइल्स से पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म हो जाती है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी का मतलब है उस पॉइंट तक रिकवरी परफॉर्म हो जाती है जिस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ था? फेलियर अकर हुआ था। अगर आर्काइव फाइल्स आर्काइव मोड में डेटाबेस नहीं चल रही तो फिर डेटाबेस सिर्फ कहां तक रिकवर हो सकती है? फिर डेटाबेस कहां तक रिकवर हो सकती है? सिर्फ आर्काइव मोड, लास्ट बैकअप तक। लास्ट बैकअप के बाद हम किसी चीज को रिकवर नहीं कर सकते। लास्ट बैकअप के बाद हमने जिस चीज को भी रिकवर करना है वो तभी मुमकिन है अगर आर्काइव मोड में डेटाबेस चल रही है। अगर आर्काइव मोड में नहीं चल रही तो फिर ये मुमकिन है। आर्काइव फाइल्स को मैं यूं भी बोल सकता हूं कि आर्काइव फाइल इज अ कुशन बिटवीन टू बैकअप। दो बैकअप के दरमियान कुशन है। अगर दो बैकअप के दरमियान किसी किस्म का फेलियर अकर हो जाता है तो उस बैकअप से लेके फेलियर पॉइंट तक की सारी इंफॉर्मेशन कहां से उठा लेंगे? आर्काइव फाइल्स। तो दो बैकअप्स के दरमियान जो कुशन अवेलेबल होता है उसको हम आर्काइव बोलते हैं। और आर्काइव मोड जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट नो आर्काइव मोड में डेटाबेस चलती है, लेकिन उसमें रिकवरी सिर्फ कहाँ तक हो सकती है? लास्ट बैकअप तक।
आर्काइव मोड में रिकवरी कहाँ तक हो सकती है? लास्ट बैकअप प्लस आर्काइव मोड ऐड कर लें तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी हो जाती है। उस पॉइंट तक रिकवरी हो जाती है जिस पॉइंट के ऊपर डेटाबेस फेल हुई थी, और हम किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन को भी ज़ाया नहीं होने देते। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर एक बात पूछनी है कि हम बैकअप के लिए रीडू लॉग फाइल्स नहीं यूज करते थे? देखो वो तो ओवरराइट हो जानी है, तो बैकअप हम मतलब उसका, उसके अंदर अब ज़रा फिर गौर से बात सुन। रोल बैक और रोल फॉरवर्ड की जब मैं बात कर रहा था तो मैं सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकवर करने की बात कर रहा था जोन सी ट्रांजैक्शन इंस्टेंस में पड़ी थी, यानी मेमोरी में पड़ी थी और लाइट चली गई, वो ज़ाया हो गई। हमने कहा ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ डेटाबेस क्रैश होगी तो मैं कहता हूँ कि वो हार्ड डिस्क कहीं किसी वजह से अनअवेलेबल हो गई हैं जिन पे डेटाबेस चल रही थी। अब क्या करना है यार, इसको रिकवर करना है कहाँ से? बैकअप से। तो क्या छाप के उठाएंगे? बैकअप से जाके वो कॉपी उठा लेंगे। अच्छा, बैकअप के बाद वाला डाटा कहाँ है? अगर तो आर्काइव फाइल्स होंगी तो वहाँ से उठा लेंगे, अगर आर्काइव फाइल्स नहीं होंगी तो वो डाटा नहीं उठाया जा सकता। तो फिर हमारे पास रिकवरी कहाँ तक होगी? लास्ट बैकअप तक। तो एसमोन जो रिकवरी करता है, सिस्टम मॉनिटर जो रिकवरी परफॉर्म करता है रोल फॉरवर्ड और रोल बैक की, वो सिर्फ इंस्टेंस की रिकवरी है। अगर जो डाटा मेमोरी में पड़ा है हम सिर्फ उसी को रिकवर करना चाह रहे हैं। अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो अब रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो अलग है, और हमारे पास सेकंड बुक रिकवरी की है जिसमें कुछ 6 से 8 चैप्टर हमने रिकवरी के पढ़ने। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्काइव फाइल्स का आपको पता हो कि ये आपके पास क्या है, फर्दर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और इनकी वजह से पॉइंट इन टाइम रिकवरी मुमकिन होती है। अगर पॉइंट इन टाइम रिकवरी मुमकिन ना हो हमारे पास, तो आर्काइव फाइल्स ना हो तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी मुमकिन नहीं है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या है? जिस पॉइंट पे फेलियर अकर हुआ है वहां तक हर ट्रांजेक्शन को रिकवर कर लेना क्या है? पॉइंट इन टाइम रिकवरी। मेरी बात कुछ समझ आई है? चले, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इन फर्स्ट 7 चैप्टर्स का क्विज करें। क्विज का फॉर्मेट क्या होगा ये मैंने भी नहीं अभी सोचा, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई सोच लेंगे। तो इन 7 चैप्टर्स को अपने तैयार करके आना है। ठीक हो गया जी? थैंक यू।